स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। The force which opposes the motion of a moving body is called friction। वो फोर्स या फोर्सेस जो एक मूविंग बॉडी की मोशन को अपोज करती हैं, स्टॉप करती हैं, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। फोर्सेस विच अपोजेस द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आप बाईसाइकिल चला रहे हैं, आप पैडल मारना स्टॉप कर दें तो क्या होगा कि साइकिल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो जाती है। वो कौन सी अपोजिंग फोर्सेस हैं जो साइकिल की मोशन को स्टॉप कर रही हैं? साइकिल के जो एक्सल हैं, उनकी जो चेन है, वहाँ पर जो फ्रिक्शन है, साइकिल के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है। ये तमाम अपोजिंग फोर्सेस जो कि एक बॉडी की मोशन को स्टॉप करती हैं, इन फोर्सेस को हम कहते हैं फ्रिक्शन। अगर एक सॉलिड दूसरी सॉलिड सरफेस पर मूव कर रहा है तो इसको भी हम देखते हैं कि वो जब मिसाल के तौर पर जैसे मैं अपने हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को जैसे मूव करवाता हूँ तो मुझे कुछ मोशन में रुकावट महसूस होती है। अपोजिंग फोर्स, मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी उन फोर्सेस के अगेंस्ट, फिर ये मेरा हाथ जो है दूसरे हाथ के ऊपर मूव करेगा। तो एक सरफेस को जब दूसरी सरफेस के ऊपर आप मूव करवाते हैं, उसकी मोशन में जो आप अपोजिशन महसूस करते हैं, जो रुकावट महसूस करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। अब सवाल ये बताता है कि ये फ्रिक्शन एक सरफेस जब दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करती है तो ये फ्रिक्शन जो है ये क्यों पैदा होती है? तो हमारा क्वेश्चन है कि वाई फ्रिक्शन opposes the motion of a moving object। Why friction opposes the motion? फ्रिक्शन जो है ये मोशन को अपोज क्यों करती है? लेट्स सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक। इस वुडन ब्लॉक को हमने एक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये ब्लॉक मूव नहीं करता। इसका मतलब ये है कि इस सरफेस, इस ब्लॉक की सरफेस और जो नीचे वाला ब्लॉक है, उन दोनों की सरफेसेस के दरमियान कुछ अपोजिंग फोर्सेस हैं। ये दोनों सरफेसेस देखने में स्मूथ नजर आ रही होती है। वुडन ब्लॉक अगर अच्छे तरीके से तैयार की हुई हो सरफेसेस, हम इन सरफेसेस को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाएं, ठीक है, और वहां जाके हम देखें तो ये स्मूथ सरफेसेस जो हैं इनके ऊपर हमें पिट्स एंड बम्प्स नजर आएंगे, यानी गड़े और गुबार नजर आएंगे। मैं नीचे वाली सरफेस जो है उसको मैंने शो किया कि इस तरीके से ये अप्स एंड डाउन्स होंगे। इसी तरीके से जो अपर सरफेस है इसकी भी ये अप्स एंड डाउन होंगे, पिट्स एंड बम्प्स होंगे। जब इस ब्लॉक को दूसरे नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है तो इन दोनों सरफेस को जब आप बहुत बड़ा करके देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, आपको पता है माइक्रोस्कोप बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बहुत बड़ा करके दिखाती है, तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये सरफेसेस आपस में जुड़ी होंगी, इन कांटेक्ट होंगे। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोल्ड वेल्स। क्या कहते हैं? कोल्ड वेल्स। वेल्ड से हमें नहीं में आता है, जैसे हम गैस वेल्डिंग की बात करते हैं तो कोई इसमें दो पीसेस जो है उनको हम
ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम के ऊपर गर्म करके तो उनको आपस में जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विदाउट हीटिंग जब पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएं, वेल्ड हो जाएं, तो उसे कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स। जैसे बर्फ़ का एक बहुत बड़ा पीस है, उसके ऊपर बर्फ़ का दूसरा पीस रखते हैं तो क्या होता है, वो पीस जो है नीचे वाले पीस के साथ जुड़ जाता है। आपको कुछ फोर्स लगाएंगे तो फिर उसके साथ वो उससे डिटैच होगा। तो ये कंटेक्ट पॉइंट्स भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है इंटरलॉक है। अब जब आप बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स लगाएंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑपोजिशन ऑफर करेंगे, मज़ाहमत करेंगे, मूवमेंट नहीं होने देंगे। आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि ये जो पॉइंट्स आपस में इंटरलॉक हैं, ये जो कोल्ड वेल्ड्स हैं, ये रप्चर हो जाए, ब्रेक हो जाए और फिर बॉडी जो है उसके अंदर स्लाइडिंग मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंटेक्ट पॉइंट्स हैं, एक सरफेस और दूसरी सरफेस के दरमियान जो कंटेक्ट पॉइंट्स हैं, ये आपस में इंटरलॉक होते हैं, जिसकी वजह से मोशन जो है वो नहीं होती। बॉडी पे आप अप्लाइड फोर्स करते हैं अप्लाई, तो बॉडी के अंदर जो है फ्रिक्शन जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है वो एक्ट करती है। अब बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है, आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में जो फ्रिक्शन होगी इसे कहते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जिस पर ये फ्रिक्शन डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ द सरफेसेस, ये दोनों सरफेसेस अगर स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन मिनिमम होगी, लेकिन अगर इनमें से कोई एक सरफेस या दोनों सरफेसेस जो है रफ होती हैं तो ऐसी सूरत में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रेसिंग फोर्स, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। इसको हम आर से शो करते हैं, कैपिटल आर से। इस ब्लॉक का वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये एक्शन है, और जो नीचे वाली सरफेस है ये इस ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं, जिसे हम आर से शो करते हैं। क्योंकि ये ब्लॉक ना नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना अपवर्ड मूव कर रहा है, लिहाजा डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन दोनों इक्वल हैं। लिहाजा देख सकते हैं कि W इक्वल है R के, और W की वैल्यू क्या होती है mg, तो हम R को mg के बराबर लिख सकते हैं। तो ये थे फैक्टर्स जिनके ऊपर आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करती है। फर्दर जो पॉइंट में डिस्कस करना है, स्टूडेंट्स फर्दर हमारे पास एक ब्लॉक है, ये एक दूसरी सरफेस के ऊपर हमने इसको प्लेस कर दिया। इस ब्लॉक का वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो R अपवर्ड एक्ट कर रही है। इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं F, ठीक है। ये ब्लॉक मूव नहीं करता क्योंकि दोनों सरफेसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है Fs वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और अप्लाइड फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आप फोर्स अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी बढ़ती जा रही है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका ब्लॉक जस्ट मोशन स्टार्ट करने लगेगा, लेकिन जस्ट मोशन स्टार्ट होने से पहले मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स लग रही होगी तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में
दोनों सरफेसेस के दरमियान मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी। वो जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन between two surfaces is called limiting friction, और इसको हम Fs मैक्सिमम से शो करते हैं। Fs मैक्सिमम, सिंपल Fs लिखा हुआ तो ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, और Fs के साथ अगर मैक्सिमम लिख दीजिए तो ये होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर वेट इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ब्लॉक को जस्ट मोशन में लाने के लिए पहले के मुकाबले में अब ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी अब दोनों सरफेसेस के दरमियान जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? जब वेट बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, प्रेसिंग फोर्स बढ़ जाएगी, जो पॉइंट्स आपस में इंटरलॉक थे उनको रप्चर करने के लिए आपको पहले के मुकाबले में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लिहाजा लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी Fs मैक्सिमम ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप फर्दर मजीद वेट जो है उसके ऊपर इंक्रीज कर देते हैं तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वेट की बढ़ जाने से वेट भी बढ़ रहा है और आर की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो अब क्या होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी वो भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो Fs है लिमिटिंग फ्रिक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R के। R इक्वल है आपका, R जो है ये इक्वल है W के, और W किसके इक्वल है, mg के। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर बढ़ता जाएगा तो लिमिटिंग फोर्स जो है यानी मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मैक्सिमम है बॉडी को जस्ट मोशन में लाने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो आएगा Fs इज इक्वल टू म्यू s इंटू r, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Fs इज इक्वल टू म्यू s इंटू mg। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, जो कि हमारे शो कर रही है कि जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। अब ये म्यू एस की वैल्यू जो है मुख्तलिफ सरफेसेस के लिए मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टायर और ड्राई रोड है तो म्यू एस की वैल्यू जो है वो होती है 1, और अगर आपका जो टायर और जो रोड है वो वेट रोड है, बारिश हो गई है, तो ऐसी सूरत में म्यू एस की वैल्यू 0.2 हो जाती है। तो ये जो म्यू एस की वैल्यू जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ सर्फेसेस। जो दो सर्फेसेस आपस में जिनके दरमियान हम फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं उनकी नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया कि अगर ड्राई रोड और टायर हो तो फ्रिक्शन जो है 1 होगी, अगर वेट हो तो क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। यही वजह है कि जिस वक्त बारिश हो जाए तो ऐलान किया जाता है या जो है न्यूज़ के अंदर जो है मेंशन किया जाता है कि मोटरवे के ऊपर जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ना चलाई जाए कि रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन कम है। इसी तरीके से मोड़ काटते हुए आपने देखा होगा कि अगर गीला रोड है तो गाड़ी के या बाइक के स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं
ये हमारे पास है अप्लाइड फोर्स और इस तरफ हमारी क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, लेट्स सपोज ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, हम जितनी अप्लाइड फोर्स लगाते हैं उसके इक्वल फ्रिक्शन होगी। यहां अगर अप्लाइड फोर्स 5 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 5 होगी। पॉइंट आ गया। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स 10 कर देते हैं, ब्लॉक मूव नहीं करता, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी 10 हो जाएगी। जितनी अप्लाइड फोर्स उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप फर्दर फोर्स को बढ़ाते हैं लेकिन ब्लॉक मूव नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक जब तक मूव नहीं कर रहा, जितनी अप्लाइड फोर्स लगाई जा रही है उसके इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों सरफेसेस के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन एनर्जी ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स को फर्दर बढ़ाएंगे, ब्लॉक के अंदर मोशन स्टार्ट हो जाएगी। वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स लग रही है, जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, और ब्लॉक जो है जस्ट मोशन स्टार्ट होने लगी है, वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, यहां से जैसे ही जो स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट होगी, ग्राफ की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाएगी और उसके बाद में ग्राफ स्ट्रेट मूव करेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही जस्ट मोशन स्टार्ट होगी तो वो पॉइंट जो इंटरलॉक है वो रप्चर हो जाएंगे, और उसके बाद एक सरफेस दूसरी सरफेस पर जब स्लाइड करना शुरू करेगी तो उस वक्त जो है उनके आपस में जो कंटैक्ट कोल्ड वेल्स हैं वो उस तरह नहीं बन रहे होंगे, वो उस तरीके से इंटरलॉक नहीं हो रही होंगी दोनों सरफेसेस, जैसे कि रेस्ट पोजीशन में अपर सरफेस और लोअर सरफेस आपस में उनके कोल्ड वेल्स इंटरलॉक होते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की, ठीक है, इसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस पॉइंट से नीचे नीचे जहां कहीं भी लेंगे वैल्यू, वो होगी आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि इक्वल होगी अप्लाइड फोर्स की। स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, यहां पर क्या होगी आपकी एफ एस मैक्सिमम होगी। क्या होगी? एफ एस मैक्सिमम होगी। एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, ये वैल्यू है। जिस वक्त आपके कोल्ड वेल्स रप्चर हो जाएंगे, बॉडी मोशन में आ जाएगी, अब क्या होगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइटली लेस हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि जो म्यू एस मैक्सिमम है ये ग्रेटर है म्यू के से, या म्यू एस मैक्सिमम जो है वो ग्रेटर है म्यू के से। यहां पर जो इक्वेशन इस्तेमाल होगी वो होगी एफ एस एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, जिसको हम ऐसे एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी लिख सकते हैं। तो ये हमारी डेरिवेशन थी, ठीक है, और ये ग्राफ था, ये हमारा टॉपिक यहाँ मुकम्मल हो गया। फर्दर जो है वो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन जो है इसके क्या जो है वो एडवांटेजेस हैं। हम इजीली मूव करते हैं, हम भाग सकते हैं, अगर भाग रहे हैं तो हम इजीली जो है वो अपने आप को रोक सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से। हम फ्रिक्शन की वजह से मोड़ काट सकते हैं, गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह फ्रिक्शन की वजह से मोड़ काट सकती हैं। ये एरोप्लेन हो गया, ये शिप वगैरह जो पानी में चलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ये मूव करते हैं और मोड़ काट सकते हैं, ठीक है। हम एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को फ्रिक्शन की वजह से चेंज कर सकते हैं। हमारे इर्द जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये सारे ये फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। आपकी जो बेंचेस हैं फ्रिक्शन की वजह से, अब इसमें कील व्यवस्था हैं, नेल वगैरह, अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो ये बाहर निकल जाएंगे आसानी के साथ।
फ्रिक्शन है जिसके से उसने ईजीली बहुत टाइटली ग्रिप किया हुआ है। तो फ्रिक्शन जो है इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। हाँ, इसमें कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपके टायर जो है वो घिस जाते हैं, आपके शूज़ वगैरह घिस जाएंगे, मशीनरी की जो पार्ट्स हैं वो घिसते हैं, और दूसरा ये है कि फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी एनर्जी जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट भी जो है लॉस्ट होगी। लेकिन जो फ्रिक्शन के जो कह रहे डिसएडवांटेजेस हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो और यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है कि हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्सेस। हम उसके लिए क्या करते हैं, दोनों सरफेसेस के दरमियान ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं, ग्रीस इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। बॉल बेरिंग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, रोलर बेरिंग, उससे भी हम फ्रिक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके भी बचा जा सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन से। इस तरीके से इसके अलावा हम अपने जो प्लेन है हम उसकी शेप स्ट्रीमलाइन बनाते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप बनाने से क्या होता है कि जो एयर फ्रिक्शन या वाटर फ्रिक्शन है वो मिनिमम हो जाती है, ठीक है, और हम इस तरीके से फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये चंद बातें थी फ्रिक्शन के हवाले से जो लास्ट में बताई हैं। स्टूडेंट, जब आप इस लेक्चर को याद करने के लिए बैठें, इसको समझने के लिए बैठें, तो आप एक काम किया करें कि आप बुक पे पहले ये सारे के सारा जो आर्टिकल है इसको देख लिया करें, ताकि आपको ये पता हो कि बुक में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको बड़े तवज्जो से सुने। जौन सा पॉइंट आपको समझ ना आए आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करें, रिपीट करके सुन लें, और अगर फिर भी कोई पॉइंट आपका ऐसा है जो आपका क्लियर नहीं होता तो उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जाके आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरी जो है वो मेंशन करें। और लास्ट में ये है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि अगर व्हाट्सएप पे लिंक नहीं आता तो चैनल पे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू बेटा, ये नोट कर दें।